महाराष्ट्र में आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दो टूक कह दिया कि शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। इस बात से शिंदे नाराज भी बताए जा रहे हैं, लेकिन देवा भाऊ के ये नए तेवर देखने लायक हैं। याद कीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, और अब वो लौट कर वर्षा बंगला आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून चालणारे शिवभक्त श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। महाराष्ट्र में समंदर अपने किनारे पर लौट आया है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊं। देवा भाऊ ने जो कमिटमेंट किया उसे 100% पूरा कर दिया। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। दिल्ली में नरेंद्र के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र का राज शुरू हो जाएगा। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। देवेंद्र जी, बीजेपी कार्यकर्ता मान रहे थे कि देवा भाऊ ही आएगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मुहर लगा दी, और अब शिंदे और पवार भी देवा भाऊ का डिप्टी बनने को तैयार हो गए। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के 5 महीने के भीतर ही बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की, उसके पीछे फडणवीस की सबसे बड़ी मेहनत थी। 5 महीने में उन्होंने महाराष्ट्र का सियासी माहौल बदल दिया। विरोधी लोकसभा में जीत की खुमारी नहीं उतार पाए थे, देवा भाऊ ने बीजेपी के साथ वोटरों की नई फसल जोड़ दी। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को महाराष्ट्र में उतनी सीटें मिली जिसके बारे में विरोधी तो छोड़िए, खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। 5 साल में बीजेपी का अंक गणित 137 पर पहुंच गया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 87% हो गया। बीजेपी की इस जीत के पीछे महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा चेहरा था वो देवेंद्र फडणवीस ही थे। आरएसएस से जुड़ने से लेकर कॉर्पोरेटर और अब तीसरी बार महाराष्ट्र का सीएम बनने तक का ये सफर फडणवीस ने ऐसे ही तय नहीं किया है। इसके पीछे 35 साल की मेहनत है। नागपुर के सबसे युवा मेयर से महाराष्ट्र के सीएम बनने तक फडणवीस के सामने विरोधियों ने कई चक्रव्यूह रचे, लेकिन ये देवा भाऊ महाभारत के नहीं, आधुनिक अभिमन्यु है। चक्रव्यूह तोड़ना और जीतना दोनों जानते हैं। पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। फडणवीस बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता है। 5 साल महाराष्ट्र का सीएम रह चुके फडणवीस को जब दिल्ली आलाकमान ने शिंदे का डिप्टी बनाया तो वो तैयार हो गए और मोदी और अमित शाह की गुड लिस्ट में काफी ऊपर पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस का जन्म 2 जुलाई 1970 को नागपुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर में पहले से सियासी माहौल था। पिता गंगाधर राव आरएसएस प्रचारक और बीजेपी नेता थे। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे
1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो उनके पिता गंगाधर राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देवेंद्र को इंदिरा गांधी से नफरत हो गई। फडणवीस उस वक्त इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इंदिरा नाम से नफरत ऐसी हुई कि 6 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया। महाराष्ट्र की जनता के बीच फडणवीस की इमेज पढ़े लिखे और विकास पसंद नेता की रही है। 7 किताब लिख चुके देवा भाऊ ने पार्टी के लिए शुरू से ही खूब मेहनत की है। ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि आपल्या भारतीय जनता पक्षाला 132 आणि आपल्या मित्रांसोबत 137 जागा, एक प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला। हा इतिहास मला असं वाटतं की अभूतपूर्व अशा प्रकारचा आहे। या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। फडणवीस की शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं की। 1992 में उन्होंने लॉ की डिग्री ली, लेकिन वकील नहीं बने। जर्मनी के बर्लिन शहर स्थित जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। देवेंद्र फडणवीस के सियासी सफर के भी कई शेड्स हैं, जिसमें शूल भी हैं और फूल भी, लेकिन साथ ही कभी भी हार ना मानने की एक जिद, संगठन और सत्ता के बीच तालमेल उनकी यूएसपी है। 1989 में फडणवीस ने वार्ड कन्वेनर के तौर पर सियासी सफर शुरू किया। 1992 में उन्हें नागपुर शहर का भाजयुमो अध्यक्ष बनाया गया। देवा भाऊ की मेहनत देखते हुए 1994 में पार्टी ने उन्हें भाजयुमो महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2001 में फडणवीस भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2020 में उन्हें बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया। फडणवीस ने संगठन में खूब मेहनत की, जमकर पसीना बहाया और इसका फायदा उन्हें सत्ता में मिला। देखते ही देखते वो महाराष्ट्र में बीजेपी का उभरता सितारा बन गए। 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। 1992 में फडणवीस ने पहली बार कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता। 1997 में महज 27 साल की उम्र में उन्हें मेयर बनाया गया। 1999 में फडणवीस ने पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 2014 में फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी संभाली। 49 साल बाद महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। देवेंद्र फडणवीस को 2019 के दरमियान असली राजनीतिक परीक्षा का सामना करना पड़ा। 2019 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब राजनीतिक उलटफेर हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तब फडणवीस मजबूती से डटे रहे और ये साबित कर पाने में सफल रहे कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम को लेकर उद्धव ठाकरे से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। पर आ जाते हैं, किसी जमाने में आपके परम मित्र रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आपने पहले तो डिनायल किया था उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में, लेकिन इन दिनों उस तरह की खबरें आ रही हैं कि उद्धव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद कुछ बात हुई, बंद कमरों में मुलाकात हुई। देखिए, मैं बहुत बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ और आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके, क्योंकि कई बार राजनीति में सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, फिर ये रिकॉर्ड करके रख दीजिए कि
जब से ये नई सरकार बनी तब से लेकर आज तक उद्धव जी के साथ मेरी 1-to-1 कभी मीटिंग नहीं हुई, सीक्रेट नहीं, ओपन नहीं, कभी नहीं। हाँ, अगर किसी कार्यक्रम में एक हाथ दूसरे आमने सामने आ गए हो या एक हारे फंक्शन में शादी वादी में आमने सामने आ गए हो, नमस्कार हुआ, इससे ज़्यादा उद्धव जी के साथ मेरी कभी बातचीत भी नहीं। अभी उद्धव जी को ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर सत्ता में मान लीजिए बारगी कि अगर वो आते भी हैं तो मुख्यमंत्री पद श्योर शॉट नहीं है, और जिसकी वजह से ही वो 30 साल पुरानी दोस्ती छोड़कर गए थे, तो चुनाव के बाद कुछ नए समीकरण, कुछ नई दोस्तियां, कुछ पुरानी दोस्ती रिवैम्प होने के चांसेस? देखिए, अब मैं 5 साल के मेरे एक्सपीरियंस से ये तो कहना चाहता हूँ कि राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आज ये संभव भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ नहीं है संभव, रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं। नहीं, रिश्तों का सवाल नहीं होता, ये रिश्तों का विषय ही नहीं है। देखिए, आज भी आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे को नमस्कार करेंगे, हम बात नहीं कर सकते ऐसी स्थिति नहीं है, और कोई कह दे तो साथ में बैठ के चाय भी पी लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज ये असंभव है, हम दूसरे मार्ग पर चले गए, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जोरदार भाषण दिया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। इन 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्री बदल गई। देवेंद्र फडणवीस अब सियासी शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी बन गए और हारी हुई बाजी को पलटने का हुनर सीख गए। इस दौरान फडणवीस ने ऐसी बिसात बिछाई जिसमें फंसकर शिवसेना और एनसीपी के 2 फाड़ हो गए और महाराष्ट्र के सारे सियासी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े शत्रप के तौर पर उभरे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। झुकेगा नहीं साला, घुसेगा घुसेगा घुसेगा। 2022 में जब शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बना तो फडणवीस का फोकस राज्य में सरकार बनाने पर रहा। उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखा। आखिरी वक्त में बीजेपी हाईकमान फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा तो उन्होंने फैसला स्वीकार करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और एकनाथ शिंदे के खुद डिप्टी बनकर राज्य सरकार का हिस्सा बन गए। कहते हैं, बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि जो विरोधी दलों का गठबंधन है वो महामिलावट है। सबसे बड़ी मिलावट तो आपकी और शिवसेना की है। देखिए, 2 गठबंधन का अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप दूध में नमक डाल दो तो महामिलावट होती है और दूध में शक्कर डाल दो तो खीर होती है। हमारा गठबंधन ये दूध में शक्कर का काम करता है, क्योंकि हम विचारधारा के आधार पर गठबंधन हमने किया है। देखिए, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इनकी विचारधारा एक है। मुद्दों के ऊपर हमारे विचार अलग है, इसलिए हम 2 अलग पार्टियां हैं, पर मूल विचारधारा में हम साथ में है और पिछले 30 वर्षों से साथ में। ये बात सही है कि पिछले 4 वर्षों में हमें तनाव था, थोड़ा झगड़ा भी हमने किया, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दिए, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए भी महाराष्ट्र के सरकार में हम लोग एक साथ रहे। हमने सरकार को चलाया, लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी वो देने का भी प्रयास किया, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो गठबंधन है, ये गठबंधन एक नेचुरल अलायंस है। महाराष्ट्र ने 2019 में 105 सीट जीती थी
लेकिन जब 2022 में उलटफेर के बाद एनडीए सरकार बनी तो बीजेपी कोटे से सिर्फ 10 मंत्री बनाए गए। 40 विधायकों वाली शिवसेना कोटे से 10 मंत्री बनाए गए थे। क्योंकि फडणवीस ही सरकार में बड़े चेहरे थे तो उन्होंने बीजेपी विधायकों को न सिर्फ साथ कर रखा बल्कि सरकार चलाने में भी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस को ही क्यों सीएम का चेहरा चुना गया। दूसरा ये लग रहा है कि विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नेता थोड़े कमजोर पड़ गए थे, इसीलिए दूसरे प्रदेश से आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया उत्तर प्रदेश के और बटोगे तो कटोगे का नारा लगवाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों में दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी लाए। कांग्रेस ने तो उनके मुख्यमंत्री लाए, उनके पूर्व मुख्यमंत्री लाए, उनके दुनिया भर के नेता। फिर राष्ट्रीय पार्टी, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास अमित शाह जी है, हमारे पास योगी जी है, हमारे पास नेता है और लोगों के नेता पसंद है। अब इनके जले तो जले। तो बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के नैरेटिव में, महाराष्ट्र के मिजाज में फिट बैठता है क्या? देखिए, बहुत साफ बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से इसको गलत तरीके से क्यों लिया जाता है। कोई भी समाज अगर बटेगा तो समाप्त हो जाएगा, इतिहास ने दिखाया। और देखिए, कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारा समाज जातियों में इस तरह से बटे कि एक दूसरे से लड़ता रहे। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मुझे लगता है कि इसको और पॉजिटिवली कहा जा सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया वो बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। अगर देश में काम किया, योजनाएं लाई, तो कभी ये नहीं कहा कि योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए। हमने तो सारी योजनाएं मुसलमानों को दी। आज हमने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाई, तो क्या हमारी मुस्लिम बहनों को हमने कहा कि नहीं आपको नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ हिंदुओं को मिला? हमने नहीं लिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हार के बाद विधानसभा चुनाव में जीत मिली है। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप पर महाराष्ट्र में कोई विवाद नहीं है। फडणवीस की लीडरशिप क्वालिटी पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को यकीन है। देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का पूरा अनुभव है। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने में फडणवीस का अनुभव चाहिए। महायुति के कॉम्प्लेक्स ढांचे को संभालना सबके बूते की बात नहीं है। शिंदे भी जानते हैं, पवार भी जानते हैं, महाराष्ट्र में जनता को जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है उसके पीछे आरएसएस का भी बड़ा रोल है और आरएसएस देवा भाऊ के साथ खड़ा है। 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके और 2.5 साल से उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस के फेवर में 3 बातें जाती हैं। नंबर 1, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अनुशासित नेता है। 2022 में उन्होंने पार्टी का फैसला कड़वा घूंट समझकर पी लिया था। नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों भरोसा करते हैं। शाह ने फडणवीस के लिए शिंदे को भी समझाया।